मैं आर मेहरा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज नगरी, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़। मैं आज आप लोगों को एमए फोर्थ सेमेस्टर की जो प्रथम प्रश्न पत्र है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के समकालीन मुद्दे, उसके जो तृतीय इकाई है उसमें से जो वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन का बड़े ही सरल ढंग से आप लोगों के सामने व्याख्या करूंगा। तो लीजिए अपन पढ़ेंगे वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण, जिसे ग्लोबलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो देखते हैं पहले प्रस्तावना। वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग वर्तमान में बहुत व्यापक होता जा रहा है। इसका सामान्य अर्थ यह माना जाता है कि विश्व के जो सभी व्यक्ति एक दूसरे के साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं व्यापारिक संबंध स्वतंत्र होकर मुक्त रूप से स्थापित कर सके। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वैश्वीकरण जो है व्यापारिक क्रियाकलापों का अंतर्राष्ट्रीयकरण है, जिसमें व्यापार देश की सीमाओं में ही न होकर विश्व व्यापार के आधार पर संचालित होता है। हम देखेंगे वैश्वीकरण का अर्थ, जिसमें यह स्पष्ट हो जाएगा। तो वैश्वीकरण में संपूर्ण विश्व सिमट कर एक हो जाता है। दूसरे देशों से वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, जानकारी है, ज्ञान आदि का पारस्परिक लेन देन एवं सहयोग ही वैश्वीकरण है। कुछ विद्वान द्वारा ये पूरी दुनिया को एक भूमंडलीय गांव मानते हैं। यही एक शब्द में वैश्वीकरण है। अब हम देखते हैं इसकी परिभाषा। तो बेदलिस एवं स्मिथ ने इसके बड़े सरल ढंग से इनको जो है परिभाषित किए हैं, कि जैसे कि इन्होंने जो है अपने परिभाषा में बताए हैं कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक संबंध एवं दूरी रहित तथा सीमा रहित गुण ग्रहण करते हैं। अर्थात हम ये कहेंगे कि एक देश की सीमा से बाहर विश्व के अन्य देशों में अंतर्राष्ट्रीय निगमों के साथ उद्योग की जो संबद्धता है वही भूमंडलीकरण है। भूमंडलीकरण में कुछ तत्व को यहाँ पे विद्वानों ने सम्मिलित किया है कि इसके अंतर्गत क्या होना चाहिए। तो भूमंडलीकरण में कुछ 5-6 तत्व सम्मिलित हैं, जिसमें देखते हैं पहला है कि विभिन्न देशों के मध्य बिना किसी अवरोध के विभिन्न वस्तुओं के आदान प्रदान हेतु व्यापार का विकास होना। दूसरा जो बात है कि आधुनिक औद्योगिक का निर्बाध जो है प्रवाह करने हेतु उपयुक्त वातावरण का निर्माण करना। तीसरा है संसार के विभिन्न देशों के श्रम का निर्बाध प्रवाह संभव बनाना। चौथी जो इसमें सम्मिलित कर सकते हैं, विभिन्न राष्ट्रों के बीच पूंजी के स्वतंत्र प्रवाह के लिए आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण करना। और पांचवी जो बातें हैं कि ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों का निर्बाध आदान प्रदान की स्थितियों का निर्माण करना। ये इसके अंतर्गत बातें, इसमें निम्न बातें जो है सम्मिलित की गई है। अब हम देखेंगे वैश्वीकरण के लाभ। तो पहले हमने वैश्वीकरण का अर्थ समझा, अब देखते हैं इसके क्या क्या लाभ है। तो पहला है एकता का प्रतीक। वैश्वीकरण राष्ट्रवाद एवं सुरक्षावाद जैसे संकुचित धारणा का ये निषेध करता है। यह विश्व एकता तथा भाईचारे को बढ़ाता है और विश्व शांति को ये मजबूत करता है। दूसरा देखते हैं विकास में सहायक। यह सभी मानव के चहुमुखी विकास का अवसर प्रदान करता है। प्रतिबंधों से मुक्त समाज का निर्माण कर मनुष्य के विकास में ये तेजी लाती है, जिससे व्यक्ति का चहुमुखी विकास होता है। तीसरा देखते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए फायदेमंद। ये जो है इसका सर्वाधिक लाभ जो बहुराष्ट्रीय निगम या कंपनियों को हुआ। वैश्वीकरण की व्यवस्था ने इन्हें सस्ता श्रम, सस्ता ज्ञान, कच्चे माल, तकनीकी सस्ते प्रबंधन प्राप्त करने में सहायता दी, जिससे उनको भारी लाभ प्राप्त हुआ। चौथा है पूंजी के प्रवाह में वृद्धि। पूंजी के प्रवाह में वृद्धि जो है वैश्वीकरण की स्थिति में ही हुआ है। दूसरे देशों के व्यक्ति भी परियोजना में अपना निवेश कर सकते हैं, उन्हें तो लाभ होता ही है। साथ ही साथ उनके जो है राष्ट्र का आर्थिक वैज्ञानिक विकास भी इसके चलते हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उचित दिशा निर्देश। विश्व व्यापार संगठन वैश्वीकरण का आज एक उपकरण बन गया है। इनका उद्देश्य विश्व व्यापार को सही दिशा निर्देश देना है, राष्ट्रों का आर्थिक शोषण से रक्षा तथा सभी लोगों के लाभ पर आधारित है, जिसके कारण वैश्वीकरण से हमको भारी लाभ प्राप्त होगा। नेक्स्ट देखते हैं
बाजार क्षेत्र का विस्तार। वैश्वीकरण के कारण व्यापारिक प्रतियोगिता बढ़ गई है, जिसमें उपभोक्ता को जो है सस्ती वस्तुएं सही कीमत पर प्राप्त हो जा रही है, बल्कि इनके जो है वस्तुओं के गुणवत्ता पर भी इसमें सुधार हुआ है। नेक्स्ट है मानव जीवन के अन्य क्षेत्र में एकरूपता। मानव जीवन के अन्य क्षेत्र में जो है वैश्वीकरण के चलते उपरूपता या एकरूपता बढ़ गई है। वैश्वीकरण ने संचार एवं तकनीकी के क्षेत्र में क्रांति ला दिया है। छोटी सी छोटी घटनाएं का विश्वव्यापीकरण हो रहा है, सहयोग आपस में बढ़ा है, सामाजिक व राजनीतिक समस्या का विश्वव्यापी स्वरूप हो गया है। अब हमने पहले इसके वैश्वीकरण के लाभ बताए, अब देखते हैं वैश्वीकरण के दोष। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्नान ने सितंबर 2000 में स्पष्ट कहा कि वैश्वीकरण के प्रतिकूल जो प्रक्रियाएं हैं वो शुरू हो गई है, क्योंकि ये लाभ बहुत ही असमान है। वैश्विक बाजार सहभागी सामाजिक लक्ष्यों पर आधारित नहीं है, तो इस प्रकार से यहाँ पे उनके हानि प्रारंभ होने शुरू हो गए। तो देखते हैं वैश्वीकरण के क्या क्या दोष हैं। तो पहले देखते हैं प्रजातंत्र के विपरीत। वैश्वीकरण प्रजातंत्र के विपरीत है, क्योंकि दूसरे राष्ट्रों के आंतरिक मामला में हस्तक्षेप हेतु ये वित्तीय नीति का सहारा लेते हैं। यह राज्य के प्रभुसत्ता को भी प्रतिबंधित करता है। यह विशिष्ट वर्ग के हितों का संरक्षण करता है। कल्याणकारी राज्य के प्रभाव को भी ये कम कर जो बहुसंख्यक हैं उनकी ये उपेक्षा करता है। इस आधार पे प्रजातंत्र के ये विपरीत है। दूसरा देखते हैं विकासशील देशों की विचारधारा। जो वैश्वीकरण है ये विकासशील देशों की विचारधारा है। ये उन देशों की विचारधारा है जो पूंजीवादी देशों के सरकार एवं पूंजीपतियों द्वारा अपने हित हेतु बनाई गई विचारधारा है। गरीब राष्ट्र इन बहुराष्ट्रीय जो कंपनी है या निगम के सामने प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे और इस प्रकार से उनको हानि होगी। तीसरा देखते हैं उत्पादकता एवं निवेश में गिरावट। वैश्वीकरण से विश्व के आर्थिक आंकड़े स्पष्ट कर रहे हैं कि देशों में उत्पादकता की देशों में जो पूंजी निवेश की दरें हैं उसमें जो है गिरावट आ रही है। इससे जो है विकासशील देश को ज्यादा जो है प्रभावित हुए हैं, क्योंकि उनको जो है वित्तीय प्रवाह की नई व्यवस्था में उनके ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। चौथा देखते हैं आय की असमानता। वैश्वीकरण के एक बहुत बड़े दोष कह सकते हैं कि इसमें जो है जो बड़ी कंपनियों की आमदनी एवं बाजार मूल्य में जो बढ़ा है, क्योंकि 1960 की तुलना में अमीरी एवं गरीबी देशों की जो आमदनी है वो 30:1 थी, जो 1995 में बढ़कर 82:1 हो गई है। अमीर देश 3 गुना अधिक अमीर हो गए हैं और तृतीय विश्व में अभी भी देखा जाए तो गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी बढ़ रही है और इस प्रकार से ये आय की असमानता एक बहुत बड़ी वैश्वीकरण के दोष है। नेक्स्ट देखते हैं तृतीय विश्व की अर्थव्यवस्था को खतरा। वैश्वीकरण के चलते विश्व व्यापार जो संगठन, न्यू गेट, नाफ्टा आदि समझौते ने विशिष्ट वर्गों के हितों को ही महत्व दिया है, जिससे तृतीय विश्व जो है वित्तीय संकट से गुजर रहे हैं, जिसके यहाँ जो है जन असंतोष बढ़ रहे हैं। यहाँ की गरीबी है वो अपने चरम सीमा पर पहुंच गई है और इस प्रकार से इनको बहुत ज्यादा हानि हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों की अनुत्तरदायी भूमिका। जो बड़ी बड़ी कंपनी है, निगम है, ये वैश्वीकरण का सहारा लेकर ये कंपनियां अपनी स्थिति को काफी मजबूत कर लिए हैं। इनका आचरण जो है गैर जिम्मेदाराना हो गया है। इन्हें केवल अपने हितों की ही सुरक्षा है। जो विकासशील या तृतीय विश्व के जो गरीब राष्ट्र हैं उनको इनसे जो है कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं बेरोजगारी में वृद्धि। इस जो वैश्वीकरण ने जो है आय की असमानता के चलते तृतीय विश्व में जो है गरीबी बढ़ा दी है। ये उन संपन्न देशों को ज्यादा लाभ पहुंचाई है जो पेशेवर प्रबंधन, तकनीकी ज्ञान और जगह जगह पहुंचने में सक्षम है। इस प्रकार से देख सकते हैं कि वैश्वीकरण के चलते जो बहुराष्ट्रीय कंपनी या बड़े देश को ही फायदा हुआ है, जो छोटे देश हैं उनको इसमें काफी हानि उठानी पड़ी।
अब हम देखेंगे कि वैश्वीकरण के प्रभाव। तो आज वैश्वीकरण संयुक्त राष्ट्र की राजनीति का महत्वपूर्ण आयाम बन गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं की भूमिका में आज वृद्धि हुई है। विश्व व्यापार संगठन बाजार के क्षेत्र में आज एक पुलिसमैन की भूमिका निभा रही है, जिससे जो है विकासशील देशों की जो आर्थिक है, सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारिक व्यवस्थाएं दबाव में आती जा रही है। बहुराष्ट्रीय निगमों की वैश्वीकरण की प्रक्रिया में खुली छूट ने इन जो निर्धन या गरीब राष्ट्रों पर न औपनिवेशिक नियंत्रण को बढ़ा दिया है। नेक्स्ट देखते हैं वैश्वीकरण और भारत। भारत सरकार 1991 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक के दबाव में आकर वैश्वीकरण की तरफ एक कदम आगे बढ़ाया है। इनका उद्देश्य जो है मुद्रा पूर्ति की दर को कम करना तथा आयात निर्यात की नीति को उदार बनाना था। इसमें जो है कुछ मुख्य बिंदु भारत ने अपनाए हैं, उसको अपन देखेंगे। तो पहला है व्यापार नीति में उदारीकरण। भारत द्वारा विदेशी व्यापार विनिमय और लाइसेंस नियंत्रण को कम करने तथा निर्यात व्यापार को बढ़ाने हेतु 18% अवमूल्यन किया गया। व्यापारिक घराने में 51% वैदेशिक पूंजी लगाने की अनुमति दी गई। ये इस प्रकार से भारत ने वैश्वीकरण के लिए कदम बढ़ाए। दूसरा देखते हैं विदेशी विनिमय नीति में उदारीकरण। भारत के द्वारा विदेशी विनिमय को अपने ओर आकर्षित करने के लिए उच्च प्राथमिकता वाले जो 34 उद्योग में से 51% विदेशी निवेश की अनुमति दिया। 1993 से मुद्रा विनिमय अधिनियम को काफी उदार भारत ने बनाया। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि आज भारत में विदेशों की अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने उद्यम लगाने में संलग्न है। एशिया में चीन के बाद भारत में ही विदेशी पूंजी लगाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत का विदेशी विनिमय जो भंडारण है जून 1992 में जो $1.1 मिलियन था, जो आज बढ़कर $4.215 हो गया है, जो जून 2020 के आधार पर है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं वैश्वीकरण का भारत में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।